यूपीएससी प्रिपरेशन में इंडिया के बेस्ट टैलेंट के साथ आपका कंपटीशन होता है और इस टैलेंट के साथ कंपटीशन को पूरा करने के लिए आपको उन्हीं के बराबर स्मार्ट बनना पड़ेगा। इस कंपटीशन को इजी बनाने के लिए मैं टॉपर्स की प्रिपरेशन का सबसे फेवरेट हिस्सा है माइंड मैप क्विक रिवीजन के नाम से पूरा टॉपिक कवर कराऊंगा आपको। ट्रस्ट मी, अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आपके घंटों की मेहनत केवल कुछ मिनट्स के अंदर सिमट जाएगी और जबरदस्त तरीके से कभी ना भूलने वाली चीजों को आप याद कर पाएंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी। मैं शुभम सिसोदिया आप सबका बहुत स्वागत करता हूं। यूपीएससी के लिए जब भी हम स्मार्ट स्ट्रेटजी के बारे में बात करते हैं तो हमें कुछ टॉपर्स के फंडास को अपनाना होता है। आपने सुना होगा माइंड मैप एक ऐसी चीज है जो टॉपर्स की हमेशा फेवरेट रही है। क्यों? रिलीवेंसी भी है। आप खुद समझ के देखिए कि अगर एक बड़े टॉपिक को, जिस टॉपिक को हमने 1.5-2 घंटे में जिसको हमने डिटेल से पढ़ा है, उस टॉपिक को अगर 10 से 15 मिनट में आपको रिवीजन करना हो तो कैसा हो? जी हाँ, मैं एकदम बिल्कुल सही कह रहा हूं। यही एक तरीका होता है टॉपर्स का पढ़ने का। जस्ट फॉर एग्जांपल, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं ये है एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल कानून। और इस कानून से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ऐसी बात नहीं है कानून के बारे में हम ऐसे ही बात कर रहे हो, नहीं, ये इंपॉर्टेंट भी है। अगर आप देखेंगे तो यूपीएससी ने 2024 में, इवन 2025 में भी यहां से क्वेश्चन पूछा और उसके साथ साथ मेंस में भी क्वेश्चन पूछे गए। तो यानी कि बॉस, टॉपिक तो इंपॉर्टेंट है। मैं ये कहूं कि अगर आपने इस टॉपिक को डिटेल में पढ़ लिया और अगर आपको इसको रिवाइज करना है ऑल्सो प्रीलिम्स और मेंस दोनों की अप्रोच से, और वो भी मैं आपको 10, 12, 15 मिनट में उसको पूरा रिवाइज करा दूं तो शानदार बात होगी ना। शर्त केवल एक है, इस वीडियो के अंत तक देखिएगा, मजा आ जाएगा। पूरा डिटेल में पूरे टॉपिक को करा दूंगा और वो भी कम समय में, हाईली इफिशियंट जो एफिशिएंसी है उसके साथ में। चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल कानून के बारे में। क्या क्या कवर करेंगे साहब हम इसमें? तो हम कवर करेंगे इसमें कि हमारा एंटी डिफेक्शन लॉ एक्चुअल में क्या है, दूसरा क्यों जरूरी है, क्यों लाने की इसको जरूरत पड़ी, देन हम बात करेंगे इसके प्रोविजंस क्या हैं, फिर हम बात करेंगे आलोचनाओं के बारे में कि साहब इसकी जो क्रिटिसिज्म है क्यों करा जाता है, स्पेशली मेंस के लिए चीजें बहुत जरूरी हो जाती हैं। देन हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में, संविधान संशोधनों के बारे में। देन हम बात करेंगे कुछ न्यायिक निर्णय कि हो तो हुलोआन के साथ साथ कुछ जरूरी निर्णय हैं जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो मजा आएगा, बस धैर्य के साथ देखते रहना पूरा। मैंने इस तरह से, आप देख सकते हैं, मैंने इस तरह से यहाँ पर जो पूरा का पूरा ये एक माइंड मैप के तौर पे चीजों को बनाया है। तो सबसे पहले आप देखेंगे मैंने यहाँ पर चीजों को बताया है कि सबसे पहले अपन बात करेंगे यहाँ पे परिचय और पृष्ठभूमि के बारे में, फिर इस माइंड मैप में हमें इसकी क्यों जरूरत पड़ी, और फिर हमें इसके महत्वपूर्ण प्रावधान है इनको देखेंगे, क्रियान्वयन और भूमिका है, बाकी चीजों को अगले माइंड मैप में देख लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं एक एक से। सबसे पहले हमने परिचय के बारे में बात करी, राइट? तो परिचय को हम देख लेते हैं साहब। यहाँ पे परिचय में सबसे पहले मतलब है इसका एंटी डिफेक्शन लॉ का कि एक व्यक्ति की राजनीतिक निष्ठा जब बदल जाती है, आप ए पार्टी में से बी पार्टी में चले गए, यानी कि उस समय पर आपका जो निष्ठा है वो बदल गई, और इस चीज को रोकने के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ को यहां पर लाया गया। क्या ये मूल संविधान में था? जी नहीं, मूल संविधान में नहीं था। तो 52वें संविधान संशोधन के द्वारा 1985 के अंदर इसको शामिल करा गया और भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची में इसको ऐड करा गया था। उद्देश्य क्या था? दल बदल को रोकना और उसको हतोत्साहित करना। आप सब इस चीज को जानते हैं। तो ये एक इसका हो गया परिचय। अब हम बात करेंगे कि इसकी हमें आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों हमें शामिल करना पड़ा इसको। तो आइए, दल बदल को रोकने के लिए। क्यों? क्योंकि होता क्या था, हॉर्स जो ट्रेडिंग होती थी, यानी कि जिसको हम कहते हैं कि मान लो विधायक और सांसद हैं कि पैसे और पोजीशन के लालच में एक दल से दूसरे दल में भाग रहे हैं, सरकार अच्छे से चली नहीं रही, तो उस अनस्टेबिलिटी को रोकने के लिए हम देखेंगे सरकार में अस्थिरता की रोकथाम करने के लिए हमें एंटी डिफेक्शन लॉ लाना पड़ा। आयाराम गयाराम की राजनीति को रोकने के लिए। क्यों? हरियाणा का केस आप लोगों ने सुना होगा। एक गयाराम नाम के एक विधायक थे, एक पखवाड़े में 3 पॉलिटिकल पार्टी बदल ली उन्होंने। इस चीज को रोकने के लिए इसको जो है आयाराम गयाराम की राजनीति जो 70s के दौर तक, 80s के दौर तक बहुत ज्यादा चलती आई थी, उसको रोकने के लिए, साथ ही साथ धन बल पर अंकुश लगाने के लिए इसको लाया गया। क्यों? क्योंकि पैसे और पोजीशन का लालच देखिए विधायक और जो सांसद थे उनको अपनी पार्टी में खींच लिया जाता था, तो उस चीज को रोकने के लिए। साथ ही साथ क्योंकि देखो सीधी सी बात है, चुनाव लड़ने का अधिकार लोकतांत्रिक अधिकार है, सभी को अधिकार है, और जरूरी नहीं कि पैसा सभी के पास हो, तो कहीं ना कहीं ये उस चीज को भी हतोत्साहित करता है। मतदाताओं के प्रति जवाबदेही को सुनिश्चित करना, यानी कि जो वोटर्स थे, उन वोटर्स ने आपको एक्स नाम के दल के लिए चुना है और आपने क्या करा, आपने उनकी जो आज्ञा थी, जिस दल के लिए उन्होंने आपको चुनाव जिता के भेजा था, आपने उसका अवज्ञा करके आप वाई पार्टी में चले गए। तो ये तो आपने उनके साथ धोखा किया, उनका जो आदेश था उसका पालन आप नहीं कर रहे।
इसलिए इस चीज को यहां पर लाया गया एंटी डिफेक्शन लॉ को। साथ ही साथ राजनीतिक दलों में स्थिरता लाने के लिए, सामंजस्य बनाए रखने के लिए, कि ऐसा नहीं कि विधायक हैं ए पार्टी से बी पार्टी में ही भगे घूम रहे हैं, ना, उस चीज को रोकने के लिए। फिर हम देखेंगे पार्टी जो प्रणाली है उसके विखंडन को रोकना। क्या हो रहा है, आज ए पार्टी में से बी पार्टी में लोग भाग रहे हैं, तो इसमें जो टूट है वो टूट बन रही है, उसको रोकने के लिए। साथ ही साथ प्रशासन में स्थिरता लाने के लिए, भाई सरकार स्थिर रहेगी तो वो लोक कल्याणकारी कार्य करेंगे ना समय से, और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए इस कानून को लाया गया। सदस्यों को दल के प्रति ज्यादा निष्ठावान बनाना, कि जनता ने जिस दल के लिए आपको चुन के भेजा है उस दल में आपकी निष्ठा होनी चाहिए। तो ये हो गया आपका मेंस का पूरा गेम, कि क्यों हमें इसकी आवश्यकता पड़ी। तो यहां से प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आ सकते हैं, मेंस में भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है बॉस, ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। चलिए अगले प्रावधान पर चलते हैं। मेजर जो प्रोविजंस हैं वो क्या हैं 10वीं अनुसूची में, जिनको हमने शामिल करा है। तो देखो, सबसे पहले अयोग्यता के आधार, यानी कि अगर आप ए पार्टी को छोड़ के बी पार्टी में जाते हैं तो जिस भी सदन की आपके पास सदस्यता है वो सदस्यता आपकी समाप्त हो जाती है। अब किन किन कंडीशन में होगी, देखो, सबसे पहले अयोग्यता के आधारों के बारे में बात कर लेते हैं, कि स्वेच्छा से आपने ए पार्टी से रिजाइन दे दिया, आपने पद त्याग कर दिया, ठीक है, आपने इस्तीफा दे दिया, आपकी सदन की सदस्यता समाप्त। दल के निर्देश के विपरीत मतदान करना, आप विहिप के बारे में जानते हैं, एक हर पॉलिटिकल पार्टी में एक पद होता है, एक व्यक्ति को विहिप नियुक्त कर दिया जाता है। अब यही विहिप जो है वो पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड सारे आदेशों को जारी करता है, कि भाई आज वोट होने वाला है, आज सबको इसके मत में वोट देना है, इसके पक्ष में मत देना है, ठीक है, तो सभी उसी आदेश का पालन करेंगे। अगर आपने आदेश का पालन नहीं किया और आपको 15 दिन के भीतर माफ नहीं करा गया, इस आधार पर भी एंटी डिफेक्शन लॉ आपके ऊपर लग सकता है, आपकी जो कुर्सी है वो जा सकती है सदन की, ठीक है। ये अयोग्यता हो गई। सदस्य की स्थिति के अनुसार अयोग्यता के बारे में बात करी है, जैसे यहां पर दो चीजों के बारे में बात करी जाती है, यानी कि जो निर्दलीय यानी कि स्वतंत्र मेंबर होते हैं वो, और नॉमिनेट मेंबर होते हैं वो, इनमें एक अंतर पाया जाता है। अगर आप एक स्वतंत्र सदस्य यानी कि बिना किसी पार्टी के आप टिकट पर चुने गए हैं और ऐसी कंडीशन के बाद आप किसी दल में शामिल हो जाते हैं, तो आप एंटी डिफेक्शन लॉ का आपके ऊपर एक्शन होगा, आपकी सदस्यता चली जाएगी। लेकिन अगर आपको नॉमिनेट किया गया है तो नॉमिनेशन की कंडीशन में आपके पास 6 महीने का समय है, 6 महीने के अंदर किसी पार्टी को शामिल कर सकते हैं, पार्टी में जा सकते हैं आप, 6 महीने के बाद गए तो आपकी सदस्यता भी गई। तो ये डिफरेंस है इन दोनों चीजों में, और इस आधार पर इसकी आलोचना भी हम देखते हैं, ठीक है। देन हम बात करेंगे कुछ अपवाद हैं, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। तो अपवाद क्या क्या है, किन मामलों में एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगेगा, तो हम देखेंगे विलय, मर्जर जिसे हम कहते हैं, ठीक है। अब हम कहेंगे आज के समय पर मर्जर कितना है, तो दरअसल पहले ये मर्जर 1-3 हुआ करता था, लेकिन आज के समय पर ध्यान रखिएगा ये 2-3, यानी कि किसी ए दल के कम से कम 2/3 मेंबर बी दल में जाएं, तो ऐसी स्थिति में उनके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होगा, ये एक छूट मिली होगी, लेकिन 1/3 गए तो लागू हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। पीठासीन अधिकारी, आप जानते हैं जो हमारे स्पीकर होते हैं, प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं, वो भी किसी न किसी पार्टी के मेंबर होते हैं ना, तो उनके ऊपर भी वो नहीं लगेगा। जैसे ही वो स्पीकर के पद से या फिर पीठासीन अधिकारी के पद से आएंगे तो वापस से वो मेंबर बनने में जो है वो कैपेबल होंगे, ठीक है ना। अब हम देखेंगे इसका क्रियान्वयन कैसे होता है और भूमिकाएं कैसे होती हैं, क्योंकि 2025 में काइंड ऑफ यहीं से कनेक्ट करके प्रीलिम्स के अंदर यहां से जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन को पूछा गया था, ठीक है। आइए साहब ध्यान देते हैं। निर्णय लेने वाला अधिकारी, यहीं से 2025 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा। यूपीएससी ने आरपीए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 एंड एंटी डिफेक्शन लॉ, दो चीजों को कंबाइन करके यहां से क्वेश्चन पूछ लिया। यानी कि आरपीए में आप जानते हैं कि राष्ट्रपति इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसकी सिफारिश के आधार पर निर्णय लेते हैं, लेकिन एंटी डिफेक्शन लॉ का कोई मामला बनता है तो जो सदन के अध्यक्ष या फिर सभापति होते हैं वो निर्णय लेते हैं, ठीक है। यहां पर ऐसे मामले में राष्ट्रपति या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो राय है वो मान्य नहीं होती। ये मामला कहां पर लागू होता है, आरपीए के मामले में। तो इस कंफ्यूजन को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि 2025 में यूपीएससी ने इसी कंफ्यूजन से क्वेश्चन को पूछा था, तो आपके ध्यान में ये रहना चाहिए। कौन नियम बनाएगा साहब इसके बारे में, तो नियम बनाएंगे सदन के पीठासीन अधिकारी, वो इसके बारे में नियम बनाएंगे। और अगर कोई मामला तभी उनके संज्ञान में लिया जाएगा जब उस मामले पर उनको शिकायत दी जाएगी, ऑटोमेटिकली वो स्वतः संज्ञान इसके ऊपर नहीं लेते हैं। व्हिप की भूमिका क्या होती है, मैंने आपको बताया कि सदस्यों को पार्टी की स्थिति से अवगत कराना कि भाई कल वोटिंग हो रही है इस मामले पर, आपको इसके पक्ष में मतदान करना है या फिर विपक्ष में मतदान करना है, ठीक है। साथ ही साथ अगर इनका उल्लंघन किया, व्हिप के आदेश का आपने उल्लंघन किया, तो भाई साहब आपके ऊपर एक्शन हो सकता है। 15 दिन में माफी नहीं मिली ना आपको, तो आपकी सदस्यता जा सकती है, इसको ध्यान में रखिएगा। अब हम बात करते हैं मेंस और स्पेसिफिक चीजों का। क्यों, क्योंकि आपको आलोचनाएं भी पता होना चाहिए मेंस के लिए, राइट। तो हम देखेंगे यहां पर कुछ जो प्रमुख आलोचनाएं हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं।
ये जो एंटी डिफेक्शन लॉ है हमारा, ये जो असहमति है ना, उस असहमति पर अंकुश लगाता है, ठीक है। यानी कि अगर एक आपने देखेंगे कि एंटी डिफेक्शन लॉ में मान लो व्हिप ने जो आदेश जारी कर दिया, आपको मानना पड़ेगा, आप मना नहीं कर सकते उससे, ठीक है। साथ ही पार्टी के भीतर लोकतंत्र का अभाव, तो जो इंटरनल डेमोक्रेसी कहीं ना कहीं वो कम, क्यों? क्योंकि व्हिप ने जो आदेश जारी कर दिया उसी को आपको मानना पड़ेगा, आप अपनी मनमानी नहीं चला सकते। तो सदस्यों पर नियंत्रण रखने को प्रोत्साहन करता है ये, और अलोकप्रिय मुद्दे उठाने से हतोत्साहित करता है। साथ ही साथ दलों के विखंडन की बात करी जाती है कि अलग पार्टी बनाना, स्थिर सरकारें बनाना मुश्किल हो जाता है, इसकी वजह से यह आलोचना करी जाती है। प्रतिनिधि लोकतंत्र को यह कमजोर करता है, यानी कि प्रतिनिधि लोकतंत्र यानी कि हम वोट देके अपने जो प्रतिनिधि उनको हम सदन के अंदर भेजते हैं, तो उसको कहीं ना कहीं कमजोर करता है। क्यों? क्योंकि इसका पॉलिटिकल लाभ के लिए इसका मिसयूज किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि फाइनल डिसीजन कौन लेगा ऐसे मामले में? फाइनल डिसीजन लेंगे पीठासीन अधिकारी, और पीठासीन अधिकारी किसी ना किसी पार्टी के मेंबर हैं, तो वो बायस भी हो सकते हैं, आप सब लोग इस चीज को जानते हैं। जनता का विश्वास कई बार इसकी वजह से कम भी होता है। साथ ही साथ एक जो इसकी आलोचना है वो ये है कि अध्यक्ष की भूमिका काफी ज्यादा विवादास्पद रहती है। जैसे कानून की अस्पष्टता है। क्यों? क्योंकि कौन डिसीजन लेगा? वही हमारे जो स्पीकर हैं वो डिसीजन लेंगे इस बारे में। अंतिम जो निर्णय है, उस अंतिम निर्णय को पहले चुनौती नहीं दी जा सकती थी, लेकिन अब ध्यान रखिएगा, अब अंतिम निर्णय को चुनौती दी जा सकती है। कहां? 1992 का, हमारा 1992 का जो क्योतो होलोहान केस है, वो ये कहता है कि यस, चुनौती दी जा सकती है, ठीक है। लेकिन हाँ, पारदर्शिता और न्यायिक निगरानी का अभाव अभी भी हमें कई बार देखने को मिलता है। अब हम बात कर लेते हैं कि इस संविधान संशोधन के द्वारा 2003 में एक 91वां संविधान संशोधन आता है, और इसके द्वारा इसमें कुछ बदलाव किए जाते हैं। साहब, क्या बदलाव हुए थे? तो आइए कुछ बदलावों के बारे में बात करते हैं, जिससे एंटी डिफेक्शन लॉ में भी बदलाव करे गए थे। तो यहां पर मंत्री परिषद की जो संख्या थी उसको लिमिट कर दिया गया था, इंक्लूडिंग पीएम। लोकसभा का मैक्सिमम 15% तक ये हो सकते हैं, विधानसभा का भी 15% हो सकते हैं, लेकिन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में मिनिमम 12 मिनिस्टर तो होने ही चाहिए। अयोग्य ठहराए गए सदस्यों का मामला, जैसे मैंने बताया था कि अगर आपके ऊपर 10वीं अनुसूची के तहत एंटी डिफेक्शन लॉ लागू होता है और आपकी सदस्यता जाती है, तो वैसी स्थिति में आप मंत्री भी नहीं बन पाएंगे, इस चीज का ध्यान रखना। और साथ ही साथ आप कोई भी लाभकारी जो राजनीतिक पद है वो भी आप धारण नहीं कर पाएंगे, इस चीज का भी ध्यान रखिएगा। छूट के जो प्रावधान थे उनको हटाया। क्यों? क्योंकि पहले 1/3 था। अब इस संविधान संशोधन के माध्यम से, इस 91वें संविधान संशोधन के माध्यम से जो 1/3 का प्रोविजन था, इसको समाप्त करके जो विलय वाला प्रोविजन था उसको अब 2/3 कर दिया कि ए पार्टी से अगर बी पार्टी में लोगों को जाना है तो मिनिमम 2/3 लोग जाएंगे, तभी मर्जर माना जाएगा, अदरवाइज आपकी सदस्यता यहां पर चली जाएगी, ठीक है। तो इस चीज के बारे में हमने बात कर लिया। अब हम बात करेंगे दोस्तों इसके बारे में कि वैश्विक परिदृश्य क्या है और सुधारों के बारे में, क्योंकि दुनिया के जो अन्य देश हैं वहां पर भी कुछ ऐसी चीजें लागू हैं। तो वैश्विक तरीकों के बारे में बात करें तो भारत ही ऐसा देश है, ज्यादातर देशों में कानून इस मामले में नहीं है। जैसे हम बात करें, राजनेताओं को स्वतंत्र अनुमति रहती है, उनको आंतरिक चैलेंज फेस करने पड़ते हैं, बट कानून जैसी चीजें ज्यादातर देशों में नहीं है। जैसे यूके के बारे में बात करें, कोई कानूनी रोक नहीं है, पार्टी निष्कासित कर सकती है, मतदाताओं के विरोध का सामना करना पड़ सकता है आपको अगर आप ए पार्टी से बी पार्टी में जाते हैं तो। लेकिन ऐसा हमारे यहां जैसा एंटी डिफेक्शन लॉ जैसा मामला नहीं मिलेगा। ऐसे देश जो जहां पर ऐसे जो एग्जांपल जहां पर नहीं है एंटी डिफेक्शन लॉ, जैसे हम यूएस के बारे में बात करें, कनाडा, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, इटली, तो हम देखेंगे यहां पर भी कोई एंटी डिफेक्शन लॉ जैसा कोई भी मामला यहां पर नहीं बनता। क्योतो होलोहान केस में बोला गया था कि नहीं साहब, आपको जो चैलेंज है, यानी कि इस कानून की वैधता को चुनौती दी गई थी कि क्या जो एंटी डिफेक्शन लॉ है वो वैध है। तो यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हाँ वैध है, लेकिन जो स्पीकर का डिसीजन है उस स्पीकर के डिसीजन को चैलेंज किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। इस चीज के बारे में आप यहां पर ध्यान रखेंगे। इसी तरह से मल्टीपल जो केसेस हैं आप इन केसेस को यहां पर देख सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी था क्योतो होलोहान केस जिसके बारे में हमने यहां पर बात करी। तो बाकी केसेस में भी इसी चीज को यहां पर बोला गया था। यस, एक सिफारिश करी गई थी, एक रिकमेंडेशन करी गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि साहब जो अध्यक्ष है ना, जो इसका मिसयूज करते हैं, कि कई बार वो डिसीजन लेते ही नहीं है, पेंडिंग में पड़ा रहता है, अध्यक्ष को चाहिए कि वो मैक्सिमम 3 महीने के अंदर डिसीजन ले एंटी डिफेक्शन लॉ के मामले में, ताकि उनकी जो न्यूट्रलिटी है और इस जो कानून है, इस कानून के सदुपयोग को यहां पर देखा जाए। अब बात कर लेते हैं सुझाव के बारे में। क्यों? क्योंकि आपको वे फॉरवर्ड और कंक्लूजन में अपने मेंस में यही लिखना है। आइए बात करते हैं। तो देखो, सेकंड एआरसी ने यह कहा था कि साहब एंटी डिफेक्शन जो लॉ था इसमें हम चुनाव आयोग को इन्वॉल्व करें, और ये चुनाव आयोग जो राष्ट्रपति हैं और जो गवर्नर हैं उनकी सलाह पर काम करे।
क्यों? क्योंकि जो स्पीकर की भूमिका है उस पर कहीं ना कहीं विवाद बना रहा है, जिसकी वजह से उनकी निष्पक्षता पर भी कई बार क्वेश्चन लगते हैं। ठीक है, ये चीज देखेंगे। अयोग्यता की समय सीमा को और बढ़ाने की मांग करी कि जैसे पहले 1/3 हुआ करता था, उससे हमने 2/3 किया। अब आप इस 2/3 को 3/4 करने की कोशिश करो, क्योंकि अभी भी जो दल बदल है वो रुक नहीं पा रहा है पूरी तरह से। ठीक है, और कुछ परिस्थितियों में आप दल बदल की अनुमति भी दो, जैसे जब राजनीतिक दल का विलय हो जाए या फिर जब सदस्य को राजनीतिक पार्टी ने ही निष्कासित कर दिया, तो ऐसी कंडीशन में भी जो है अनुमति दी जा सकती है। साथ ही साथ जो स्पीकर की भूमिका है उस भूमिका को आप समाप्त करो और स्वतंत्र प्राधिकारी जैसे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उनको आप इस रोल को यहां पर सौंप सकते हैं। साथ ही साथ जो निर्दलीय और नॉमिनेटेड के बीच में जो अंतर है उस अंतर को समाप्त करो। निर्दलियों को भी राजनीतिक पार्टी में शामिल होने की अनुमति दो, और साथ ही साथ जो रियायत की अवधि है, कूलिंग पीरियड भी आप यहां पर कुछ ऐसा जो प्रोविजन है वो प्रोविजन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा पूरा का पूरा एंटी डिफेक्शन लॉ। केवल थोड़ी सी देर में मैंने आपको पूरा याद करा दिया माइंड मैप की सहायता से। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, और आप मुझे अगला टॉपिक भी बताएं कि आपको अगले कौन सी टॉपिक पर ऐसा माइंड मैप का जो टॉपिक है वो चाहिए, जिससे मैं आपका क्विक रिवीजन कराऊं। और हाँ, अगर डिटेल से इनको पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, सारे के सारे टॉपिक आपको इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के मुझे वहां से मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। तो अब बात कर लेते हैं कुछ जरूरी जानकारी के बारे में, जिसमें आप अनअकैडमी के प्लस कोर्स को अवेल कर सकते हैं जस्ट इन 24,999 के अंदर। इसमें आपको 1 महीने का फ्री एक्सटेंशन भी मिलता है, जिसमें आपको जीएस सीसेट टेस्ट सीरीज पूरा का पूरा कवर कराया जाएगा। अगर बैचेस के बारे में बात करें तो आगाज 2027 के लिए, प्रारंभ 2027 के लिए, समिट 2027 के लिए और नीव 2028 के लिए, यानी कि हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल सारे के सारे जो बैचेस हैं वो बैचेस लाइव हो चुके हैं। SHUBH यानी कि शुभ 50 कोड लगा के आप मैक्सिमम डिस्काउंट को अवेल कर सकते हैं।